तो मुख्यतः संसाधन अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो वह सभी चीज़ें जो हमारे उपयोग में होती हैं वो सभी संसाधन कहलाती हैं। तो इसे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला तो है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित संसाधन, जैसे भूमि, मृदा, जल। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ये सभी एक संसाधन है। तो इन संसाधन के बारे में आज हम जानेंगे कि इनका जो वितरण है, यानी कि एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वो किस प्रकार विश्व के अंदर उपलब्ध है। तो जैसा कि एक तंजानिया अफ्रीका में एक छोटे से गांव यानी अम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्रता से उठती है और उसे दूर जाना पड़ता है। वह घंटों में क्या करती है? लौटती है। तो तंजानिया अफ्रीका एक छोटा देश है। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है अम्बा। तो ये पानी लेने के लिए क्या करती है? उठती है और दूर जाती है और घंटों तक क्या करती है? उसके बाद लौटती है। तो यहाँ पर अपनी माँ का हाथ तो आज देखेंगे जो एक गांव है तंजानिया, यहाँ पे अम्बा एक जो कि लड़की है वो क्या करती है? सुबह उठती है, उसके बाद दूर जाती है और वहाँ से कुछ घंटे बाद लौटती है पानी लेकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ का हाथ बटा रही है और अपने भाई जैसे भाइयों की बकरियों की देखभाल करने में मदद करती है। तो पूरा परिवार क्या कर रहा है? इस छोटी सी झोपड़ी में चारों ओर अपनी एक चट्टानी भूमि का एक भूभाग, जिसे अम्बा के पिता ने कठिन परिश्रमों के बाद क्या करा है? यहाँ पर मक्का और सेम की उगा सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पर परिवारों के लिए क्या होता है? साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। ठीक, तो उसके बाद एक और देख लेते हैं उदाहरण, जिसमें कि एक पीटर है न्यूजीलैंड में, क्या कर रहा है? भेड़ पालन कर रहा है और प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है। यहाँ पर उसका परिवार क्या है? उन पर प्रक्रमण करने के लिए कारखाना चलाता है। ठीक, प्रतिदिन वह क्या करता है? स्कूल से लौटता है और वहाँ पर चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है और उन्हें भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी वहाँ पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान स्थित है। वहाँ पर क्या होता है? नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका क्या प्रबंध किया जाता है और पीटर्स अपने परिवार के कृषियों का सब्जी भी उगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीटर्स स्कूल जा रहा है, सब्जी उगा रहा है और फिर भेड़ अपनी देखभाल भी कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अम्बा और पीटर दो विश्व के विभिन्न भागों स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता हमें क्या दिखाती है? कि भूमि की गुणवत्ता, मृदा और जल, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, वर्णीय प्राणियां और जो कि औद्योगिक के उपयोग की देखभाल में क्या उपयोग की विभिन्नता के कारण है। तो इसी विभिन्नता को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है, यानी संसाधन एक प्रकार से एक दूसरे विभिन्न होने के मुख्य कारण भी कुछ इसी प्रकार है। तो आपने देखा है जैसे कि विश्व के अंदर यहाँ बताया गया है कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के सिर्फ 30% भाग पे रहती है, जबकि शेष जो है 70% भाग क्या होता है? विरल है ना। जैसे कि हम एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो येलो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या अधिक रहती है ना। जैसे इंडिया की बात करें या चाइना वाला, ठीक है, अमेरिका के निचले हिस्से में, क्योंकि ऊपरी प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ पर ऊपरी प्रदेश में जो ठंड वगैरह का मौसम रहता है, इसीलिए यहाँ पर है। और अगर हम यहाँ पे देखें अफ्रीका महाद्वीप है, इसके जो भूमध्य रेखा जहाँ से गुजर रही है, ठीक है, कुछ ये भाग और कुछ जो इसका डेजर्ट भाग है ना। तो इन दोनों क्षेत्रों को देखें अगर, तो यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहला जो हमारा प्राकृतिक जो संसाधनों की श्रेणी में आता है वो है भूमि, जो कि जिस पे हम स्वयं ही रहते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की जो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है और इसके भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग यानी भूमि, और यही नहीं थोड़ा सा प्रतिशत जो भी है वो भाग अयोग्य है। अयोग्य क्यों बताया गया है? क्योंकि जैसे डेजर्ट है, वहाँ पर इंसानों के रहने लायक जो वातावरण नहीं है ना। उसके ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी, या फिर कहीं ग्लेशियर वगैरह है तो उसके आसपास भी मानव रहने लायक परिस्थितियाँ नहीं है। तो इन सभी को मुख्यतः क्या देखेंगे कि यहाँ पर भूमि और जलवायु के विभिन्नता के लक्षण के कारण विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो भी विभिन्न या असमान पाया जाता है। तो उबड़ खाबड़ उस स्थलाकृति पे पर्वत के शीघ्र ढाल और जलाक्रांता संभावित क्षेत्र में क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर घना बसा हुआ जंगल जो है या विरल निर्जन है ना। तो उर्वरक मैदानों के, नदी और घाटियों के, कृषियों के उपयुक्त भूमि उपलब्धता, इसके लिए एक क्या है? विश्व सघन बसे क्षेत्र है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमि
के अंदर हमें क्या देखना है, उर्वरक मैदान देखने हैं, नदियाँ देखनी है ना, और कृषि योग्य भूमि देखनी है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या अधिक बसी हुई है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भूमि प्रयोग की, यानी भूमि का प्रयोग मानव द्वारा कहाँ कहाँ किया जा रहा है या फिर किस प्रयोग में वो ले रहे हैं। तो मुख्यतः जो है भूमि पर कृषि होती है ना, या फिर वन्य खनन क्षेत्र हो रहा है कुछ। ठीक, उसके बाद जो है उद्योगों की स्थापना की जा रही है ना। तो इसी जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ भूमि एरिया है ना। तो कुछ नेचुरल एरियाज है, हंटिंग वगैरह या फिर बाइकिंग, ठीक है। कुछ ट्रांसपोर्ट एरिया है जहाँ पे रोड्स वगैरह आ जाती हैं, ट्रेन, ट्रक्स, ये सब आ जाते हैं। एग्रीकल्चर है ना, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया। तो इन सभी प्रयोग जो हो रहा है इसे ही हम भूमि उपयोग कहेंगे। तो भूमि उपयोग के बाद हम देखते हैं भूमि उपयोग के अंदर क्या है कि इसे बांटा गया है ना। किस किस के आधार पर बांटा गया है, तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर बात की गई है, जिसमें कि अगर हम बात करें एक तो निजी भूमि होगी और एक सामुदायिक भूमि होगी, है ना, और एक गवर्नमेंट भूमि भी हो सकती है। ठीक, तो इसी चीज़ को, जैसे निजी भूमि किसी की अपनी पर्सनल है ना, और सामुदायिक यानी किसी समुदाय हो सकता है, जैसे एक पार्क है तो वो एक सामुदायिक भूमि कहलाएगी, ठीक है। परंतु इस तरीके से क्योंकि वो एक समुदाय यूज़ कर रहा है तो उसे हम समुदाय भूमि कह सकते हैं। तो इन सभी को जब हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे चारा, फसल काटना, ये है ना, एकत्रित करना, ये सभी समुदाय भूमि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जनसंख्या की जैसे मांग, मतलब जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो इसी के आधार पर क्या बोलेंगे कि भूमि की गुणवत्ता में जो है अंतर है ना। लोगों में क्या है, सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाना, नगरीय क्षेत्र और घर बनाने का जो लगा हुआ है। तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने में अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी मांग बढ़ती जा रही है किसकी, इंसानों की, और उसके बाद जो है भूमि अपनी सीमित है, ठीक है। किस लिए मांग बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें रहना है, इंडस्ट्रियल कुछ करना है ना, गतिविधियां, ये सब चीज़ों के लिए उनकी मांग बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्रारूप के अंदर हमने क्या देखा, व्यापक परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि निर्माण गतिविधियों के प्रसार के कारण भूस्खलन, है ना, कई तरह के प्रमुख खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। यानी कि ये जो व्यापक परिवर्तन हो रहा है इसने हमें कई तरह के खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। इन्होंने चित्र दिखाया गया है जिसमें कि भूमि का उपयोग में समय समय पर बदलाव किया गया है। जैसे हम एक चित्र 1 के अंदर देखें तो इसके अंदर जो खेती एक लिमिटेड एरिया में हो रही है, और उसके बाद एक थोड़ा जंगल बसे हुए हैं और कच्चे मकान है ना। बट इसके अंदर देखें और यहाँ पे प्रौद्योगिकी की कमी दिखती है, परंतु जैसे दूसरे चित्र में हम देखते हैं यहाँ पर पक्के मकान बन चुके हैं, और जो कि अगर हम फसलों पर नज़र डालें तो फसलों को जो है एक सीमित क्षेत्र रहा है जो भी है ना। और यहाँ पर सड़कें वगैरह ये चौड़ी कर दी गई है, और यहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, पीछे से बिजली के तार हैं, तो ये, और यहाँ पे पक्का मकान, ये इन सभी को देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से परिवर्तन हो रहा है भूमि उपयोग के अंदर, है ना। इसी तरीके से शहरों के अंदर देखेंगे, इस ठीक शहरों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो है पहले एक यहाँ पे जो रोड है इसका पार्टीशन कर दिया है दूसरे वाले चित्र में, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली 2-3 मंजिल के मकान है, बट यहाँ पे आप लंबे बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो अब इन सब समस्याओं, इन सब यूज़ों से हमें समस्याएं भी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमि का संरक्षण है, यानी उसका बचाव है। तो बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांग के कारण जो है कृषि योग्य भूमि पर बड़ा मतलब पैमाने पर विनाश हुआ है। तो इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की जो वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भूमि पेड़ वगैरह लगाने चाहिए ना, भूमि सुधार या रासायनिक कीटनाशकों का उचित उपयोग नहीं करना चाहिए। एक तरह से मतलब कोई फसल ज़्यादा उगानी है तो उसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह मिला दिया जाए, तो एक लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इस सब को यूज़ करते हुए हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो भूमि संरक्षण के अंदर एक चीज़ और आती है, जैसे मृदा ना, मृदा सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट की, और इसके अंदर हम देखते हैं कि यही जो सबसे महत्वपूर्ण है कृषि योग्य भूमि को समझने के लिए, ठीक है। कम से कम 100 वर्ष तक लग जाते हैं एक मृदा को बनाने के लिए, है ना, यानी मृदा को डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर मृदा को अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि भूमि संरक्षण को इसने बताया कि किस प्रकार हम रोक सकते हैं। तो हमें फ्यूल जो कम से कम यूज़ करना चाहिए ना, पॉल्यूशन वगैरह के लिए, वाटर बचाना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे रिन्यूएबल जो एनर्जी है, यानी कि नवीकरणीय संसाधनों का यूज़ अधिक करना चाहिए, और पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक। ये सब से हम भूमि को रोक सकते हैं। तो ये कुछ आपदाएं हैं, जैसे भूस्खलन हो गया ना,
भूमि का खिसक जाना, या पहाड़ खिसक रहे हैं आजकल, या फिर कोई खोखली ज़मीन हो गई है, ठीक, तो वो सब इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि हमें समझना चाहिए कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें जो है मुख्यतः बताया गया है कि प्रभावित क्षेत्र जो है भूस्खलन होने का, या इस पे क्या होता है कि आसपास जो है आवास बने होते हैं पहाड़ी क्षेत्र, या इस तरीके से, या फिर रोड्स फैसिलिटीज़ कोई जो पहाड़ी क्षेत्र पर गतिविधियां हो रही हैं, तो कई समय वो अधिक स्तर पे पहुंच जाती है, यानी कि वहाँ पे उतनी गतिविधि होनी नहीं चाहिए, जिससे कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो जाता है और एक तरह से आपदा के कारण ये भूस्खलन उत्पन्न हो जाता है। तो मृदा प्रोफाइल की जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये ऊपर की जो वनस्पति के साथ ऊपरी जो मृदा है, सिर्फ यही जो है मानव के उपयोग के लिए है ना। तो बालू, गाद, ये सब पत्ते वगैरह, इन सब का यूज़ मतलब ना के बराबर है, ठीक। तो उपयोगी भूमि सिर्फ ऊपर है जो ये होती है। तो मृदा को क्या करना है अपने को, जैसे जनक, शैल, रंग, गठन, ये रासायनिक गुण, खनिज वगैरह मात्रा को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वृक्ष, पाक्षीय है ना, ह्यूमस निर्माण की दरों को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि बताया गया कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस जो ऊपरी मृदा है इसका कितना महत्वपूर्ण है। तो मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो होता है उससे भी मृदा निर्माण होता है। और एक तरह से जैसे कहीं नदी है, वहाँ से वो क्या कर रही है, मलबा ला रही है अपने साथ, ठीक है। तो वहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा, ठीक। तो इस तरीके से मिट्टी निर्माण के प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं। तो मृदा का निम्नीकरण और क्या करते हैं, संरक्षण के उपाय जो हैं, तो यहाँ पर बताया गया है जैसे मेखलाएं बनाना, यानी पौधों के बीच में क्या करना है, भूमि जैसे को ढक देना, यानी कि मेखलाएं, यानी कि एक तरह से मृदा को क्या करना है अपने को, पौधे के बीच अनावृत भूमि जमीन पदार्थ जैसे को ढक दी जाती है। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि वैदिक फार्मिंग है ना, वेदिका फार्म, यानी कि प्रोफाइल, जैसे इन्होंने सीढ़ी नुमाई आकृति करके प्रोफाइल बना रखी है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जैसे मृदा का इसमें हार्श कम होगा, ठीक है। मृदा ऊपर से अगर खिसकती हुई है तो नीचे जाकर इकट्ठा हो जाएगी और यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। या फिर बारिश होती है तो वहाँ पर मृदा जो है एकदम जो है पानी के साथ बह के नहीं आएगी, वो वहीं पर रुक जाएगी, ठीक। उसके बाद ये इसने यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार इन्होंने पेड़ वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है। तो इन पेड़ वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पर जो है मृदा जो कटाव होगा, यानी आंधी या तूफान के कारण जो भी यहाँ पे कटाव होगा, उन सब से हम निजात पा सकते हैं, यानी मृदा को बचा सकते हैं। तो इसने एक उदाहरण के लिए भी दे रखा है, जैसे कि इसमें एक कप दे दिया है, उसके ऊपर से पानी डाल रहा है ट्रे में, और नीचे जो है मृदा एकदम आ रही है। तो इसके अंदर छोटे छोटे पेड़ लगा दिए हैं जिससे कि मृदा का जो कटाव है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो पेड़ है हमारे किस तरीके से मदद करते हैं। तो इन पेड़ों को हमें मोस्टली नदी वगैरह या फिर तटीय एरियो में लगाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे मृदा का जो हार्श होता है, यानी मृदा कटाव जो होता है वो कम से कम हो सके, ठीक। अब जल की बात कर लेते हैं, क्योंकि जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो इस जल को हम देखते हैं कि कैसे कैसे जल एक क्या है, सबसे पहले एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो है 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जल ग्रह या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। तो इस सब को देखते हुए हमें इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 2.7% है। तो 2.7% ये जो पानी है ये सिर्फ नदियों में, ग्लेशियरों में, और या फिर भूमिगत जल भी बोल सकते हैं, ये सभी शामिल है ना। तो जो हमारा समुद्री पानी है वो पीने योग्य नहीं है, तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि बताया गया है कि जल में क्या है, सबसे पहले जल में बहुत सारी क्या है, प्रचुर मात्रा में विविधता प्रकार की, क्योंकि इसमें जो है वर्षाकरण, वाष्पकरण या फिर महासागरीय वायु, जलवायु, ये सब क्या है, चक्रण, नियंत्रण, गतिशील रहता है। तो जल जो है गतिशील रहता है, जैसे कि
उसमें वाष्पीकरण चलता रहता है ना, भाप बनकर, ठीक। या फिर उसके ऊपर, या फिर जैसे जलवायु दे रखा है, तो जल क्या है, एक गतिशील है ना, जल एक गतिशील है। या इसमें क्या होता है कि जैसे कि बताया गया है कि वाष्पीकरण, वर्षण, है ना, वहाँ की भूमि प्रक्रिया द्वारा महासागर या फिर वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के निरंतर गतिशील है। तो इस गतिशीलता को, जैसे कहीं पे वाष्पीकरण हो रहा है तो वहाँ पर फिर मतलब वर्षा के अनुमान या फिर वर्षा का स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ पे फिर वर्षा होती है और वर्षा दोबारा वाष्पीकरण में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसे इन्होंने जल चक्र का है, ठीक है। तो जल चक्र की, और फिर जल की उपलब्धता, क्योंकि हमें समस्या भी होती है क्योंकि 2.7 है, अब ये तो है नहीं 2.7 सभी स्थानों पर बराबर है ना। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है समस्या कहाँ कहाँ अधिक उत्पन्न है, कहाँ नहीं है। तो विश्व के कई प्रदेश में जहाँ की जल की कमी है, जैसे अफ्रीका ना, पश्चिमी एशिया या फिर दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के, या फिर पश्चिमी मैक्सिको और अमेरिका के कुछ जो भाग हैं, उसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ा रहता है और इसमें समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार के जल का अभाव मौसमी या फिर वार्षिक वर्षण के विविधता या परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक। तो अब जल की समस्या क्योंकि उत्पन्न है तो हमें इसका संरक्षण भी करना चाहिए। तो जल संसाधनों का संरक्षण के लिए क्या देखेंगे, विश्व में जो है एक तरह से शुद्ध और पर्याप्त जल का क्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है स्रोतों की। तो ये क्षीण होते हैं और क्या होते हैं, संसाधन के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम एक तरह से नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसका संसाधन को क्या करना चाहिए, इसे संरक्षण भी करना चाहिए। अब संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, पोस्टर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि अब अपने को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे में पानी वगैरह देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल के अंदर ऑब्जर्वेशन या फिर होल्ड कैपेसिटी वाटर की बढ़ा देते हैं, है ना। तो उसके बाद अपने को जो शावर लेना है वो लेस देन 5 मिनट्स लेना है। उसके बाद जो एनर्जी वगैरह जब पानी टपकता है, इस चीज़ को भी हमें देखना है। इंस्टॉल, है ना, टॉयलेट के अंदर जो इंस्टॉल है 1.6 गैलन्स पर फ्लश, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है। यूज़ द प्लांट रिक्वायर्ड लेस वाटर, ठीक। उसके बाद जो है शावर यूज़, शावर हमें कम से कम करना चाहिए। तो अब जैसे उपयोगिता यानी अति उपयोग जो प्रदूषण का कारण भी होता है या अनुपयुक्त बना देता है, और अशोधित या आंशिक रूप से क्या होता है, शोधित जैसे वाहिक मल कृषि या फिर रसायन में विसर्जन और जल निकाय में उपयोग बही, है ना, स्त्राव जैसे जल में प्रमुख इसके संदूषक हैं। तो इसमें जो है शामिल नाइट्रोजन धातु कीड़ानाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो इसमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नलिखित तो निम्न कारणीय होने के कारण जल मानव शरीर में पहुंच जाता है और वह क्या करता है, प्रदूषण को जल के निकायों से छोड़कर बाह्य स्त्रावों को उपयुक्त करते हुए विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने जल का जो मैनेजमेंट यहाँ पे समझाया गया है कि किस प्रकार भूमि के अंदर स्प्रिंकल यानी कृषि के लिए हमने क्या करा, एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी, स्प्रिंकल। तो इसमें जो है फुहारे के द्वारा क्या करते हैं, जल को छिड़काव करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भूमि भी उपयोग है ना, जल भी उपयोग है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, तो वनस्पति तो समझ में आती है, परंतु वन्य जीव क्यों हमारे जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा अगर हम देखें तो पृथ्वी सिर्फ, अगर पृथ्वी के संसाधनों में मानवों का हक नहीं है, सिर्फ जानवरों या फिर वन्य जीवों का भी हक है, ठीक, क्योंकि ये भी जो है इंसान के साथ ही आए हैं। तो इन सभी को देखते हुए हम क्या देखेंगे कि स्कूल के बच्चे जैसे प्रदर्शनी में घूम रहे थे, तो प्रदर्शनी की मतलब विभिन्न देशों से विभिन्न भागों में क्या करके चित्रित की गई थी। तो मोना ने एक थाल में अपना क्या करा, हाथ में एक थैला हाथ में उठाया और उसने उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंड बैग है। तो अध्यापिका ने कहा कि ये जूट से बना हुआ है, कि आप टोकरी, दीप, है ना, दीप छात्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं। ये बस्ते और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है, बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे कि रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह भी खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटनाशकों से प्राप्त होता है, शहतूत के पेड़ों पर पलते हैं जाते हैं, और बच्चे समझ गए कि हमें अनेक प्रकार के क्या उत्पादन प्रदान करते हैं, जिससे कि विभिन्न हम अपने दैनिक यूज में उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में स्थल क्या आते हैं, अपने स्थल मंडल, है ना, जलमंडल और वायुमंडल क्या करते हैं, बीच में एक तरह के संकीर्ण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसमें कि जैव मंडल कहते हैं, ठीक।
ठीक है। इन सभी तीनों को मंडल को मिलाकर एक नया मंडल इन्होंने बताया गया, इसमें जीव मंडल। ठीक, अब तो अगर हम बात करें जैव मंडल के अंदर, तो जैव मंडल मुख्यतः हमें पता है कि जीवों को बताता है। तो जीव जो है प्रजाति बहुत सारी हैं, इसमें हमारे पेड़ भी शामिल हो जाते हैं और पक्षी वगैरह, ये सब जानवर वगैरह भी हमारे शामिल होते हैं। तो इन सब को देखते हुए वनस्पति क्या है और वन्य जीव एक बहुमूल्य संसाधन है। मतलब मान लो भाई वन्य जीव है ना, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जू बना देना है या फिर कोई रिजर्व एरिया बना देना है, उसमें अपने को जैसे टूरिस्ट एरिया डेवलप कर देना है। एक तरह से लोग वहाँ घूमने आते हैं, जैसे अफ्रीका के जो है जंगल मान लो, या फिर एक तरह से डेजर्ट वाला एरिया जो है उसमें लोग घूमने जाते हैं सिर्फ उन वन्य जीवों को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हम अधिक निर्माण कर सकते हैं एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट या आर्थिक रूप से अपने को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया गया है और कुछ वन के अजगर सांप हैं, वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। एक तो इन्हें मूल रूप से क्या करना चाहिए, वनों को लगाना चाहिए ना, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए और निर्माण कार्य को ये सब बंद कर देना चाहिए और दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए वनों के अंदर ज़्यादा मानव को। ठीक है, और मानव को किस प्रकार ये इसमें जितनी बढ़ोतरी की जाए उतनी करनी चाहिए। और इन सब में जो है एक सेफ्टी वगैरह रखनी चाहिए, जैसे कि कहीं हम देखते हैं कि अगले पोस्टर में यहाँ पे आग लग गई है ना, एज कैलिफोर्निया फायर डे है ना, होप रेस्ट ऑन या फिर रेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं आग लग रही है जंगलों में। इससे दोनों चीज़ों का नुकसान हो रहा है, एक तो वन्य जीव का हो रहा है, ठीक है, और वनस्पति का, दोनों चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए हमें एक मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। और जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल है ना, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बना देती है और एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो अब इन मैनेजमेंट में देखते हुए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मतलब एक तरह से परिस्थिति की एकता का संरक्षण का निर्माण किया गया है, जो कि प्राकृतिक क्षेत्र है। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट ने एक वन्य जीव उद्यान या फिर जीव अभ्यारण्य वगैरह ये सब बनाए हुए हैं, जिससे वनों और वनस्पति को बचाया जा सके। ठीक, तो अपना चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि किस प्रकार जो है प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है और उन्हें बचाया जा सकता है आने वाली वर्तमान स्थिति में।